इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो अपने बेटे बेन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैरेबियन सी पे आए थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। जूलियन यानी बेन की मॉम स्विमिंग करने के लिए समुद्र में जंप कर देती है, जबकि बेन और उसके डैड टॉम फिशिंग में बिजी थे। अचानक जूलियन को स्विमिंग करते हुए ऐसा फील हुआ जैसे कोई बड़ी सी चीज उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी हो। जब उसने रुक कर देखा तो समुंदर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तभी किसी ने उसे एकदम से समुंदर के अंदर खींच लिया। सेम उसी टाइम पर यॉर्ड के इंस्ट्रूमेंट भी इन्हें खतरे की साइन देने लगे थे, पर बेन और टॉम ने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो फिशिंग कर रहे थे। डूबती हुई जूलियन अपने आप को बचाने की कोशिशों के साथ साथ टॉम को बहुत आवाज़ें देती है, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान जाता ही नहीं। अब तो जूलियन को ऐसा लगने लगा था कि जैसे पानी पीछे पीछे जा रहा हो, और साथ साथ पानी के वो भी। अब किस्मत से यॉर्ड से दूर जाता जूलियन को टॉम ने भी नोटिस कर लिया और फौरन पानी में जंप कर दी उसे बचाने के लिए। बेन भी यॉर्ड का इंजन ऑन करते हुए उसे उन दोनों के करीब ले आया। टॉम ने जहाँ जूलियन को डूबने से बचाया, वही बेन और कैसी ने फिर मिलकर इन दोनों को यॉर्ड के ऊपर खींचा और फिर कहीं जाकर जूलियन की जान बच पाई। यॉर्ड पर सेफ वापस आकर टॉम एक मर्तबा कैसे भी गुस्सा करता है कि ध्यान कहाँ था तुम्हारा, जब बताया है कि जो भी स्विमिंग के लिए जाएगा उस पर कोई एक ध्यान रखेगा, तो क्यों नहीं दिया ध्यान? अगर मर जाती तुम्हारी मॉम तो कैसी खुद भी गिल्टी थी। उसके सॉरी करने के बाद सभी इस वाक़ये को भुलाने की कोशिश करते हैं और रात में बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी टाइम कैसी के बॉयफ्रेंड की कॉल आने पर वो नोटिस करती है कि शहर में बहुत बुरा तूफान आ रहा था, जो देखकर एक मिनट के लिए वो परेशान हुई क्योंकि वो इस टाइम सेफ जगह पर तो बिल्कुल नहीं थे। वो जाकर ये बात अपने मॉम डैड को बताती है और ये सब अब सेफ्टी मेजर्स चेक करने का डिसाइड करते हैं। जो करते हुए इन्होंने नोटिस किया कि व्हेल्स और शार्क्स इनकी यॉर्ड के इर्द गिर्द मंडला रही थी, और टॉम के अकॉर्डिंग व्हेल्स या शार्क ऐसा किसी तूफान के आने से पहले ही करती हैं, क्योंकि उन्हें तब लहरों का अंदाजा नहीं हो पाता। अब आने वाले तूफान का अंदाजा इन्हें हो चुका था, उससे तो इन्हें निपटना था ही, लेकिन उससे पहले इन शार्क से निपटना था। इन्हीं की बातों के दौरान एकदम से उनकी यॉर्ड को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे चेक करने के लिए अब टॉम पानी में गया तो उसने देखा यॉर्ड पे एक बहुत ही स्वेयर डंट आ चुका था, जो जरूर किसी शार्क ने किया था। ये चेक करते ही टॉम जब अपनी यॉर्ड पे वापस आया तो वो बुरी तरह जख्मी था। जूलियन उसके जख्मों पे स्टिचेस लगाती है और यहाँ टॉम इन सबको बुरी खबर देता है कि शार्क के डंट देने की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेफ ऑप्शन इनके पास यही था कि किसी को मदद के लिए बुलाएं, लेकिन सिग्नल्स भी बंद हो चुके थे। यहाँ तक कि यॉर्ड का रेडियो भी कोई सिग्नल पिक नहीं कर रहा था। इस मुश्किल कंडीशन में टॉम अपने खाने पीने के सामान को चेक करने लगता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन के लिए पीने का पानी था और कुछ नहीं, लेकिन टॉम को ये तसल्ली थी कि वो एक शिपिंग रूट पे हैं, यहाँ से शिप्स अक्सर गुजरती रहती हैं, कोई ना कोई उन्हें देख लेगा। इनकी इन्हीं बातों के दौरान अचानक बाहर से इन्हें जोरदार आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर जब इन्होंने देखा तो एक मेट्रॉइड बिल्कुल जमीन से टकराने वाला था और इनकी शिप की तरफ आ रहा था। उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी यॉर्ड का इंजन ऑन कर देता है। हालांकि वो जानता था अगर उसने ऐसा किया तो उसकी शिप तबाह हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यॉर्ड का इंजन तबाह हो गया और दूर से एक दूसरा मेट्रॉइड भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। अपने आप को बचाने के लिए कुछ और तो कर नहीं सकते थे, इसलिए लोग तेजी से यॉर्ड के निचले हिस्से की तरफ चले गए और लाइफ जैकेट्स भी इन्होंने पहन ली। जिसके बाद बस इन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी और ये सब बेहोश हो गए। इन्हें जब होश आया तो ये सब जिंदा थे। चोटें तो इन्हें बेशक आई थी, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि अब इनकी बोट के अंदर एक बहुत बड़ा होल होने के बावजूद भी इनकी बोट के अंदर बिल्कुल पानी नहीं था। टॉम और बेन ने जब बाहर जाकर देखा तो इनकी बोट एक सहराई पथरीले इलाके पे आ गई थी। ये जगह बिल्कुल बदल चुकी थी। जहाँ पानी था वहाँ अब बस मिट्टी के पहाड़ रह गए थे। टॉम जल्दी से अब कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगा। तब जाकर उसे पता चला कि इस जमीन के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई है। जमीन के सभी पोल्स चेंज हो गए हैं। जमीन के नॉर्थ पोल पे साउथ पोल आ गया था, जबकि साउथ पोल पे नॉर्थ पोल चला गया था। और ऐसे ही जहाँ पर सहरा थे, समुद्र का सारा पानी वहाँ शिफ्ट हो गया था और अब समुद्र की जगह सहरा बन चुकी थी। और ये चीज रियलाइज होते ही ये सब के सब शॉक रह गए। एक और दिल दहला देने वाली बात टॉम ने ये बताई कि इस सारे प्रोसेस में ह्यूमैनिटी यानी इंसान मारे गए होंगे। जैसे को इस सारी खबर से इतना बुरा शौक लगा था कि उसने अपने हवास खो दिए थे। वो अब एक कैबिन में अपने आप को बंद कर लेती है और किसी से बात नहीं करती। अब जूलियन अपने बच्चे कुछ खाने को इकट्ठा करने लगती है, जबकि बेन बहुत सारे अपने बर्थडे के बैलून्स
हवा में उड़ाता है कि कहीं अगर कोई इंसान जिंदा होगा तो वो उनकी मदद को आ जाएगा। जबकि टॉम अब रेडियो के जरिए किसी से बात करने की कोशिश करता है, किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एक्सपेक्ट तो वो यही कर रहा था कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन हैरानकुन तौर पे उसे एक रिस्पॉन्स मिला और ये रिस्पॉन्स एक कैप्टन ने दिया था जो इस वक्त एक छोटी सी सबमरीन में था और समुद्र के ऐसे शिफ्ट होने की कहानी वो भी जानता था, क्योंकि वो भी टॉम की फैमिली की तरह सबमरीन में था, इसीलिए वो इस हादसे में बच गया। कैप्टन अब टॉम को बताते हैं कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं वो तकरीबन एक हफ्ते बाद वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। ऐसे समुद्र भी वापस अपनी जगह पे आएगा और उस वक्त इसकी लहरें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगी। इसीलिए कैप्टन टॉम को मशवरा देता है कि तुम कोई ऊंची सी जगह ढूंढो और वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा हैं। ये बात सुनते हुए जूलियन फौरन अपने बच्चों को पैकिंग करने को कहते हैं, जबकि टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है आपकी सबमरीन के अंदर भी बचने के चांसेस ज्यादा हैं, क्या आप हमारे बच्चों को रख सकते हैं। तब कैप्टन बताते हैं कि वो ये करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि उसकी सबमरीन बहुत छोटी है, उसका यहाँ पे एक साथी मारा गया है और ऐसे बस एक ही इंसान की जगह उसकी सबमरीन के अंदर है। या टॉम कैप्टन की मिन्नतें करता है प्लीज आप किसी तरह दोनों बच्चों को एडजस्ट कर लो, इसके बदले में आप मेरे से जो मदद चाहेंगे मैं आपकी करूंगा। कैप्टन अब उसकी बात मान गए थे। टॉम अब उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और जूलियन को बताता है कि वो सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर वहाँ होंगे, यानी समुद्र की लहरों के वापस आने से पहले पहले ये लोग अपने बच्चों को सही सलामत उस सबमरीन तक पहुँचा देंगे, जिसके बाद उनकी जान बच जाएगी। अगली सुबह ये पूरी फैमिली अब अपने सफर को तैयार थी। तभी टॉम ने देखा कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ यहाँ चला रहा है। टॉम ने नोटिस किया कि वो आदमी जख्मी था, इसीलिए टॉम ने उसकी मदद करना चाहिए, उसे पानी भी दिया। आदमी ने वो पानी पीते ही उल्टा टॉम का शुक्रिया करने की बजाय उसी के ऊपर हमला कर दिया और ये चीज दूर खड़ी जूलिया देख चुकी थी। वो आदमी बुरी तरह अपने हाथ में पड़े हुए खंजर को टॉम के अंदर स्टैब करते हुए उसे मार चुका था। अपने हस्बैंड को तो वो बचा नहीं पाई थी, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए वो फौरन यॉट के अंदर जाती है और उन्हें खतरे के बारे में बताते हुए दोनों को कैबिन में छुपा दिया और फिर कैसी को एक फ्लेयर गन दी और कहा कि इसे तभी चलाना जब तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि किलर यॉट के अंदर उनके इस रूम के दरवाजे तक भी पहुंच गया। उससे बचने के लिए जूलियन खुद एक वॉशरूम में चली जाती है और यहाँ जाकर अपने जख्मों को सीने लगती है। इतने में वो किलर यॉट की छानबीन करना शुरू कर देता है और उसे जैसे ही खाने को कुछ मिलता है तो उसने तेजी से वो खाना शुरू कर दिया। साफ जाहिर था कि वो कई दिनों का भूखा है। खाने के बाद किलर जब जूलियन को मारने के लिए उसके पीछे गया तो उसने देखा कि जहाँ से आवाज आ रही थी वो कैबिन तो खाली था। असल में जूलियन बोट में हुए सुराख से निकलकर भाग चुकी थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे इस किलर के डॉग ने देख लिया जो उस पर भौंकने लगता है और उसे चुप करवाने के लिए जूलियन उसे मार देती है और खुद बोट के नीचे छुप जाती है। वैसे तो वो किलर को ना मिलती, लेकिन किलर ने जब दूर अपने डॉग को मारा देखा तो वो समझ गया कि जूलियन बोट से बाहर है। अब जैसे ही किलर उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरा, जूलियन बोट की दूसरी तरफ से एक दूसरे टूटे हुए शीशे को अपना रास्ता बनाते हुए बोट के अंदर आ गई, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि थोड़ी ही देर में पकड़ी गई वो उस किलर के हाथों। किलर उसे बालों से पकड़ के खूब टॉर्चर करता है, उसका गला दबाने लगता है, जबकि जूलियन अपने आप को बचाने के चक्कर में उसके साथ लड़ने लग जाती है। कैसी जो कैबिन से ये सब कुछ देख रही थी उसे लगा ये सही मौका है फ्लेयर गन यूज करने का। उसने यहाँ पे फ्लेयर गन चला दी जिससे उस आदमी को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनकी यॉट जलने लगी। अब अपने आप को बचाने के लिए जूलियन जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर इस यॉट से निकल गई। जहाँ से बाहर निकलते हुए उस किलर ने दोबारा जूलिया के ऊपर हमला किया, लेकिन इस मर्तबा जूलियन ने अपनी टांग से उसे पीछे धकेलते हुए अपने आप को फ्री करवा लिया। बाहर जाते ही कैसी और बेन अपने डैड की डेड बॉडी को देखकर रोने लगी। उन्होंने ये सब नहीं सोचा था जो उनके साथ हो चुका था। बेन को लग रहा था कि ये सारा उसका कसूर है, ना वो कलरफुल बैलून्स वहाँ छोड़ता और ना ही ये इंसान उन्हें देखकर यहाँ तक आता। अब जूलियन भी अपने हस्बैंड के पास रो ही रही थी कि तभी उसने देखा कि किलर जल्दी ही यॉट से बाहर निकल आया है। यहाँ रुकना बहुत बेवकूफ था। वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भागती है। भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे। ये लोग एक पहाड़ी के पीछे अब आराम करने के लिए रुकते हैं, क्योंकि इन्हें लगा कि उस किलर ने इनका पीछा छोड़ दिया होगा। यहाँ पर भी बेन बस रो ही रहा था। कैसी उसे हौसला देते हुए थोड़ा सा पानी देती है, लेकिन बेन ये पानी पीने से भी इनकार कर चुका था। अभी वो लोग ये सब बात ही कर रहे थे कि जूलिया ने देखा कि किलर अभी भी उनके पीछे है।
ये तीनों जल्दी से किलर से बचने के लिए आगे भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग थक भी चुके थे, लेकिन पीछे जब भी देखते तो किलर इनके पीछे ही होता। किलर से बचने के लिए ये लोग रुकते नहीं और भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह पर जहरीला पानी मौजूद था। यहाँ पर उन्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन जूलियन यही से आगे गुजरने का अपने बच्चों को ऑर्डर देती है। यहाँ से निकलते ही बेन की हालत खराब हो गई और जूलियन को रियलाइज हुआ कि बेन डिहाइड्रेटेड हो चुका है। उनके पास पानी की आखिरी बूंदें थी जो उन्होंने बेन को दी थी, लेकिन इतने से पानी से कुछ होने वाला नहीं था। इस पॉइंट पे आकर कैसी बिल्कुल अपना आप हार देती है। उसे अब भरोसा नहीं रहा था कि वो लोग जिंदा भी रहेंगे या नहीं। वो अपनी मौत को मान चुकी थी। इन सब से भी वो यही मानने को कहती है, लेकिन जूलियन उसे कहती है मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करो, हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूलियन के कहने पर कैसी और बेन ने दोबारा चलना शुरू किया और थोड़ी ही दूर जाने पे इन्हें एक प्लेन दिखा जो सालों पहले कभी तबाह होकर समुद्र में गिर गया होगा। ये लोग उस प्लेन के अंदर छुप जाते हैं और जूलियन यहाँ पर आखिरी मर्तबा अपनी फैमिली फोटो देखती है जो इन्होंने कल रात ही ली थी। इस फोटो को देखते हुए सब टॉम को याद कर रहे थे। रात भी काफी हो चुकी थी, ये लोग थके हुए भी थे। कैसी और बेन सो गए और जूलियन बेचैनी में उठकर इस प्लेन से बाहर आ गई, जहाँ उसने देखा कि रात के इस अंधेरे में भी किलर ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा था। किलर भी उसे देख चुका था। यहाँ पर जूलियन सोने की एक्टिंग करती है और जैसे ही किलर उसके करीब आता है तो जूलियन फौरन उठकर उसके ऊपर हमला कर देती है और ऐसे उसे स्टैब करते हुए मार डालती है। आखिर उनके सिर से ये खतरा तो टला। जूलियन भी अब सुकून की नींद सोई और सुबह जब ये लोग उठे तो इन्होंने देखा कि किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में थी और इससे इन्हें अंदाजा हो गया कि ये खाली समुंदर भी बहुत खतरनाक है। खैर अब इन्हें उस सबमरीन तक जाना था जहाँ पर कैप्टन था। अब जूलियन जिस टाइम तक मैप देख रही थी आगे बढ़ने के लिए, बेन को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी हुई थी। वो जाकर पास के तालाब में पानी पीने लगता है। हालांकि जूलियन ने उसे यहाँ से पानी पीने से मना किया था, ये जहरीला तालाब था, लेकिन बेन को तो इतनी प्यास लगी थी कि उसने एक नहीं सुनी और जबरदस्ती जूलियन को उसका सर पकड़ के बाहर निकालना पड़ा। ये पानी पीने की वजह से बेन बीमार हो चुका था। अब जूलियन और कैसी उसके लिए एक शेल्टर बनाते हैं, जहाँ पर अभी इन्होंने कुछ देर ही आराम किया था कि अचानक जूलियन को अजीबोगरीब आवाज आने लगी। बाहर जाकर जब उसने देखा तो बहुत सारे क्रैब्स उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। इनसे बचने के लिए इन्होंने भागना शुरू किया और दूर इन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आई। ये एक कार्गो शिप थी जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स भी थे। इन्हीं कंटेनर्स के अंदर कुछ लोगों ने पनाह ली हुई थी। इन तीनों को देखते ही वो सारे के सारे लोग एक कंटेनर में जाकर उसे लॉक कर देते हैं और जूलियन दरवाजा खोलने के लिए मदद मांगने के लिए गिड़गिड़ाती रह जाती है। क्रैब्स का एक बड़ा तूफान अब इनके पीछे था। इनसे बचने के लिए बेन और कैसी कंटेनर के ऊपर चढ़ गए और जूलियन ने भी ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन तब तक एक क्रैब उसे काट चुका था। लेकिन जूलियन उसे हटाते हुए ऊपर आ गई। उसने अपने जख्मी पाँव को अपने स्कार्फ के साथ बांध दिया और फिर बेहोश हो गई। बेन और कैसी ने देखा कि वो क्रैब्स उस कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले गए थे और वहाँ के लोगों पर उन क्रैब्स ने बुरी तरह हमला कर दिया। हालांकि जिन लोगों के पास वेपन्स थे उन्होंने वेपन्स के जरिए उन क्रैब्स को मारने की कोशिश तो की, लेकिन वो कितने भी क्रैब्स को मारते। खैर सुबह हुई और जूलियन को होश आया। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे यहाँ नहीं हैं। वो बुरी तरह डर गई क्योंकि ये इतनी खतरनाक जगह थी कि कोई भी मर सकता था। जूलियन उनको खोने की डर से रोने लगी थी, लेकिन तभी दूर से उसे कैसी और बेन आते दिखाई दिए, जो असल में खाने और वेपन्स की तलाश में गए थे। और अब क्रैब्स भी यहाँ से नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि वो यहाँ से आगे शिफ्ट हो गए थे। उन्हें देखकर जूलियन की जान में जान आती है। जूलियन अब अपने क्रैब के काटे जख्मों का ध्यान करती है, जबकि बेन अपने इकट्ठे किए हुए वेपन्स को देखने लग जाता है। अब जूलियन अपने रेडियो के जरिए कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जो उसे बताता है कि उसके ऊपर भी सी क्रिएचर्स ने हमला कर दिया है। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी है और वो अब इनकी मदद नहीं कर सकता। साथ ही उसने अब जूलियन को ये भी बताया था कि समुद्र जल्द ही अपनी जगह पर वापस आने वाला है, इसीलिए तो ये सारी क्रिएचर्स वापस आ गई हैं। अब तो इन्हें ये भी नहीं पता था कि उस सबमरीन तक पहुंचने के लिए इन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि इनका मैप भी इस सारी भागम दौड़ी में गुम चुका था। इसीलिए कैप्टन अब हवा में रेयर गन से शूट करता है और बेन वो डायरेक्शन देख लेता है। ये लोग तेजी से अब सबमरीन की तरफ बढ़ते हैं। दूर उन्हें अब छोटा सा येलो सबमरीन नजर आ भी गया था, लेकिन उस तक पहुंचना अब इन्हें नामुमकिन लगने लगा, क्योंकि सबमरीन तक पहुंचने के लिए इन्हें टॉक्सिक वेस्ट के ऊपर से गुजरना पड़ता, जहां से गुजरते हुए ही ये लोग बीमार हो सकते थे। अब तो कैसे को जूलियन की बातें बकवास लगने लगी थी कि वो अपने बच्चों को बचा लेगी। ये लोग यहाँ पे बहस करते हैं और जूलियन डांट के कैसे कहती है, चलो आगे बढ़ो। चलते हुए इनकी किस्मत एक और मर्तबा इनका साथ छोड़ देती है और वहाँ इन पहाड़ों के दरमियान में स्लाइडिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से जूलियन जो सबसे पीछे थी
उसके आगे आकर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया और वो वहीं पर फंस गई। कैसी उसके बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन तब जूलियन ने उसे एक कसम दे दी कि तुम हर हाल में अपने भाई को बचाओगी। कैसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ जाती है और ये लोग जब सबमरीन तक पहुंचते हैं तो वहाँ इन्हें कोई नहीं मिलता। ये बुरी तरह सबमरीन के दरवाजा खड़काने लगे, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन निकल के आया जो बुरी तरह जख्मी था। कैप्टन ने उन्हें बताया कि उसके अब बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है और सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं। ये सुनते ही कैसी वापस पीछे की तरफ मुड़ी जहाँ उसकी मॉम स्टक हो गई थी। इस टाइम जूलियन गन के जरिए अपने करीब आने वाले क्रैब्स को मार रही थी और बुलेट्स उसकी तकरीबन खत्म ही हो गई थी। इससे पहले कि कोई और क्रैब उसके ऊपर हमला करता, कैसी उसके पास आकर उसे हाथ देती है। उसकी मदद से जूलियन फाइनली वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गई और ये दोनों भागते हुए अब वापस सबमरीन तक आ गए। ये लोग बिना वक्त ज़ाया किए अब सबमरीन के अंदर बैठ गए। इनके बेल्ट्स लगाते हुए ही इन्हें सामने से समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर आती दिखाई दी, जिसके इनके सबमरीन से टकराते ही ये लोग बेहोश हो गए। जूलियन को अब जब होश आया तो हैरानकुन तौर पे उनकी सबमरीन इस वक्त पानी में नहीं थी। समुद्र की वो बड़ी लहर इनकी सबमरीन को घसीट के एक तबाह हुए शहर पे ले आई थी, जिसकी हालत बता रही थी कि यहाँ पर उनके अलावा कोई जिंदा नहीं रहा होगा। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।